नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ से बड़ी खबर है। फूलपुर के विधायक रमाकांत यादव को अदालत ने 1 साल की सजा और 2700 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाया है। मामला है सरकारी कार्य में बाधा डालने का और चक्का जाम का। मामला साल 2016 का है। 3 फरवरी 2016 को फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान अंबारी चौक पर जयप्रकाश यादव और मनसा यादव के वाहन से करीब 2 लाख रुपए नकद बरामद हुए। सूचना मिलते ही विधायक रमाकांत यादव अपने 2 से 250 समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और जयप्रकाश यादव को छुड़ाने का दबाव बनाने लगे। विधायक और समर्थकों ने मौके पर चक्का जाम कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी और लोक शांति भंग की स्थिति बन गई। पुलिस ने जाँच पूरी कर विधायक रमाकांत यादव, चंद्रभान मन्ना और शेष नारायण, रंगीश यादव और रजनीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज अनुपम त्रिपाठी ने फैसला सुनाते हुए विधायक रमाकांत यादव को 1 वर्ष की कारावास और 2700 रुपये का जुर्माना की सजा दी, जबकि सबूतों के अभाव में अन्य 4 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में एसपी आजमगढ़ का, आप सुनिए। रमाकांत यादव को लेकर एक परसों फैसला है कि उसमें सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा, किस तरह से सर उस पर आपकी पुलिसिंग व्यवस्था काम की? शासन के निर्देश पर आजमगढ़ पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो अपराधी हैं उनको त्वरित सजा कराए जाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया रमाकांत यादव को माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 2016 के एक प्रकरण में 1 वर्ष के सश्रम कार्रवाई की सज़ा सुनाई है। उस समय इस आरोपी पर पुलिस पर हमला करने और राजकार्य में बाधा डालने का चुनाव के दौरान आरोप था। माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में 1 वर्ष की सज़ा इस अपराधी को सुनाई। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्या के आरोप में 2 वांछित अभियुक्त, 1 पुरुष और 1 महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पियरोपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को पियरोपुर निवासी रिया नाम की युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके पिता 52 वर्षीय पतिराज यादव दूध बेचने के लिए मुबारकपुर जा रहे थे। तभी ढकवा और मंझरिया गांव के बीच रास्ते में 2 बाइक सवार बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर उन पर गोलियां चला दी। इस वारदात में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 5 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। शनिवार को पुलिस को सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लालधर पुत्र रामराज और सविता पत्नी स्वर्गीय रामू शामिल हैं। दोनों पियरोपुर गांव के ही रहने वाले हैं। पुलिस टीम ने दोनों को शहीद नगर मोड़ से उस समय पकड़ा जब वे कहीं भागने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी करने वाले टीम में प्रभारी निरीक्षक शशि पांडे, सिपाही आलोक रंजन, मुकेश चौधरी और महिला कांस्टेबल शिवानी शुक्ला शामिल थे। पुलिस के मुताबिक दोनों से पूछताछ की जा रही है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है। रैदोपुर स्थित दुर्गा जी मंदिर के बगल में यह नज़ारा देखने को मिला है, जहाँ नगर पालिका का एक सफाई कर्मी बगल में रखी बड़ी डस्टबिन के बावजूद कूड़ा बाहर फेंक कर चला गया। जब सफाई कर्मी ही स्वच्छता के नियमों की अनदेखी करेंगे तो आम जनता से सफाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है। बड़ी डस्टबिन होने के बावजूद सड़क किनारे कूड़ा फैलाना और गंदगी का अंबार लगाना नगर पालिका की लापरवाही को उजागर करता है। और कुछ ही देर बाद उस जगह पर गायों का झुंड पहुंच गया। कूड़े के ढेर से एक गाय ने पॉलीथीन खा ली। इसका वीडियो भी सामने आया है। यह दृश्य न केवल नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही दिखाता है बल्कि जानवरों के लिए बढ़ते खतरे की भी गंभीर तस्वीर पेश करता है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति रोज देखने को मिलती है, जिससे क्षेत्र में बदबू और संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। लोगों ने मांग की है कि जिम्मेदार सफाई कर्मियों पर कार्रवाई की जाए और सफाई व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त किया जाए। चक्रवाती तूफान मोथा के प्रभाव से यूपी में बेमौसम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवाती तूफान अब कमजोर पड़कर हवा के निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है। यह वेदर सिस्टम छत्तीसगढ़ बिहार के ऊपर बना हुआ है, जिसका प्रभाव यूपी के पूर्वी और मध्य हिस्से तक पड़ रहा है, जिससे प्रदेश में बारिश देखने को मिल रही है। गुरुवार और शुक्रवार को यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन बेमौसम की बारिश से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बता दें कि भारी बारिश से फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार तत्काल किसानों को मुआवजा दे। इस आफत की बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बारिश और तेज हवा ने तैयार धान की फसल का बड़ा नुकसान कर दिया है। तैयार धान की फसल तेज हवाओं से खेत में गिर गई है। बड़े पैमाने पर खेतों में कटी फसल बारिश के चलते बर्बाद हो गई है। खेतों में लबालब पानी भर गया है। कटी हुई धान की फसल पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। किसान खेतों में कटी धान की फसल को निकालकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगातार बारिश से बचने की संभावना कम है। तकरीबन 80% फसल का नुकसान हो गया है। चना, आलू, लहसुन, प्याज की बुआई कर चुके किसानों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते बाजरे की फसल समेत सब्जी की फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सोशलिस्ट किसान सभा और पूर्वांचल किसान यूनियन ने भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए सरकार से तत्काल किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। किसानों ने भी सरकार से मुआवजा दिया जाने की मांग रखी है। पूरे देश में इस समय भारी बरसात हो रही है और इस बरसात की वजह से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और धान की फसल जो उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर होती है, और इस धान की फसल जहां पक गई थी वहीं पर बड़े पैमाने पर धान की फसल किसानों ने काट करके उसको पिटाई के लिए रखा था। लेकिन बारिश की वजह से जो खड़ी फसल थी वो खेत में लेट गई है, और जो धान की कटी फसल है अब उसको किसान बमुश्किल खेतों से निकाल कर ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो 2-3 दिन जो जिस तरह से बरसात हो रही है वो बचने की उम्मीद कम है। और जो हमारे किसान नेता हैं उनका अनुमान है कि पूर्वांचल में कम से कम 80% फसल बर्बाद हो गई है। सिर्फ धान की ही नहीं, जो अभी आलू, मटर, चना, सरसों इसकी बुआई भी कर रहे थे किसान, वो भी जो बोए थे किसान वो भी खेत पूर्णतः बर्बाद हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार तत्काल मुआवजा घोषित करे, और ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का सवाल है। जिस प्रदेश में बारिश से ये हालत हुई है उन प्रदेशों में केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मुआवजा घोषित करें। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़, माटिंगन तहसील, ग्राम अजाउर। ये जो मोथा तूफान आया है इससे लगभग 4 दिनों से बारिश हो रही है, इसको लेके आपके कितना खेत का नुकसान हुआ है? अरे हमारा 20 बीघे है कि एकदम पूरा धान लूट गया है, उसमें कुछ मिलना नहीं है अभी। धान नीचे है, पानी ऊपर है, बह रहा है। तो अब लगभग कितने लागत का अनुमान है कि इतने पैसे का आपका नुकसान हो सकता है? अरे कम से कम 200 कुंटल होता, 4 लाख रुपए का है, 2000 रुपये के रेट से ये जान लीजिए। तो पूरा एकदम खत्म हो गया? पूरा खत्म हो गया है। जो देखना चाहे तो देख ले, कोई शासन प्रशासन देखना चाहे तो मौके पर आके देख। तो जैसा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था संबंधित जिला अधिकारी को कि जितने भी किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जिला प्रशासन, तो अब तक कोई हालचाल लेने आया? कुछ नहीं, कोई नहीं, एकदम मौन बैठे हुए हैं। प्रशासन को क्या लगना है? तो क्या चाहते हैं आप? अरे हम चाहते हैं हमारी लागत मिले, हमारी सुनवाई हो, और क्या चाहते हैं। नाम है? जितेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम अजाउर, तहसील माटिंगंज, जिला आजमगढ़। तो ये जो मोथा तूफान आया है पिछले 4 दिनों से तबाही मचाए हुए, लगभग कितनी फसल आपकी नुकसान हुई है? ये जो मोथा तूफान की वजह से जो 4-5 दिनों से मूसलाधार बारिश और चक्रवाती तूफान की तरह हो रहा है, इससे हमारा कम से कम 5 से 6 बीघे ज़मीन मतलब की खेती जो है, पूरा धान की पकाई फसल जो है ज़मीन में लौट गई है, और ऊपर से पानी हो गया है। इससे जो है बहुत नुकसान हुआ हम लोगों का। जो है पकाई फसल जो घर में आनी चाहिए वो खेत में ही दब करके रह गई है। तो लगभग इसकी अनुमानित जो राशि है वो कितनी हो सकती है? इसकी अनुमानित राशि कम से कम तो भाई हम लोग 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए के इर्द गिर्द होती है। जो है वही इतना नुकसान हुआ है, सारा फसल बर्बाद हो गई है।
एक बीघा में कितना होता है, एक कितना बीघा कुंटल? में- एक बीघा में 15 कुंटल 16 कुंटल ऐसे धान गिरते हैं जो है। हाँ, तो लगभग 5-6 बीघा लगभग जमीन है जो है, पूरा धान लौट गया है इस मोथा तूफान की वजह से जो है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है जिला अधिकारी को कि समय से पहुंचे और किसानों का जो भी लागत है, मुआवजा है, उसको देने के, तो कोई शासन प्रशासन से कोई आया था? जैसे शासन प्रशासन से तो कोई नहीं आया 4 दिनों से, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होता है तो हो जाता है कागजों पर, लेकिन अधिकारी कुछ सुनते नहीं हैं। बस मुख्यमंत्री का आदेश तो हो गया है, लेकिन किसानों का कोई सर्वे नहीं हुआ है, कोई अधिकारी आया नहीं देख कम से कम खेत के पास नेपाल वगैरह किसी को भेज करके अगर देख लें कितना नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान हम लोग तो बता रहे हैं, जो ये हुआ है प्रकृति द्वारा नुकसान हुआ है, ना कि कोई दिक्कत है, उसको देखा जा सकता है अधिकारियों के द्वारा। देख करके फिर अगर कुछ हम लोगों को मिल रहा है तो भाई मुख्यमंत्री का आदेश है तो उसको मुहैया कराया जाए। तो क्या मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से? भाई शासन प्रशासन से यही हमारी मांग है कि हमारा जो नुकसान हुआ है अगर कुछ मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। वहीं एडीएम वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह का कहना है कि फसल के नुकसान का मूल्यांकन कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है गंभीर सिंह एडीएम का, आप सुनिए। अभी तो धीमी है, कुछ ऐसा होता है कोई किसानों का फसल नुकसान होती है तो उसका मूल्यांकन कर लिया जाएगा, आगे कर लिया जाएगा और जो उसमें नियमानुसार कार्रवाई वो कर ली जाएगी। धान की फसल भारी नुकसान हुआ है? नहीं, वो जो हम जांच करा लेंगे, अगर ऐसा है तो उसका जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कर लेंगे। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहाँ 1 नवंबर 2025 के दिन शनिवार को जनपद आजमगढ़ में यातायात माह नवंबर 2025 का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा उपस्थित पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को यातायात नियमों के पालन एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता की शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात सड़क सुरक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने हेतु हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना भी किया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अन्य अधिकारी कर्मचारीगण तथा विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। यातायात माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा नियम पालन एवं जन जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां पूरे माह संचालित की जाएंगी, जिससे नागरिकों में यातायात अनुशासन के प्रति जागरूकता बढ़े। क्या कुछ कहना है कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर अनिल कुमार एसएसपी आजमगढ़ का, आप सुनिए। सर, यातायात माह का शुभारंभ आपके द्वारा किया गया है, तो किस तरह का निर्देश दिया जा रहा है और क्या क्या इसमें हो रहा है? यातायात निदेशालय द्वारा नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में नियमों की जानकारी रहे, लोग नियमों का पालन करें। जो कारण रोड एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, चाहे वो रोड इंजीनियरिंग हो, चाहे वाहनों की डिज़ाइन हो, चाहे ड्राइवर्स का मानक के अनुसार होना, वो सब चीज़ें हैं, उनमें सुधार करना। और इसके अलावा अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें घायल को तीव्र, त्वरित और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, ये इस अभियान के अंतर्गत प्रयास हमारा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से करें। इसमें न केवल पुलिस बल्कि रोडवेज विभाग और आरटीओ प्रशासन और अन्य जो पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, सभी जो विभाग हैं, ये सब मिलके एक यूनिट के तौर पे इसमें रोड सेफ्टी को और सुरक्षित बनाने के लिए इस माह के दौरान काम करते हैं। पुलिस तो अपना काम पूरा कर रही है, मगर कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी जो पीडब्ल्यूडी के ऐसे कार्य हैं, जो रेड जेब्रा क्रॉसिंग है, तमाम ऐसे रोड में गड्ढे हैं, तो इसको सर किस तरह से ऑब्जर्व किया जाएगा और क्या सलाह उनको दी जाएगी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि शासन के प्रत्येक विभाग को अपने आप को एक यूनिट की तरह मान के और सभी को मिलके काम करना चाहिए और मिलके काम करते भी हैं। जैसा आपने बताया, यदि इस तरह की कोई कमियां मिलती हैं तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से और पब्लिक भी हमें व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से अगर अवगत कराएगी तो उन चीज़ों को उन विभागों से समन्वय करके और बेहतर कराने में पब्लिक से किस तरह की अपेक्षाएं रहेंगी प्रशासन को? पब्लिक से हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि यातायात नियमों के बारे में अच्छे से जानकारी रखें, उनका पालन करें और जो शासन द्वारा जो सहायता जैसे राहगीर योजना, हिट एंड रन स्कीम और इन सब के बारे में भी जानकारी रखें और जो जिसको आवश्यकता है चिकित्सा सहायता की या अन्य जो आवश्यकताएँ हैं उनको पूरा करने में शासन की सहायता करें। सर, नो हेलमेट नो फ्यूल की सर बात हुई है,
सर इसमें सर जो पेट्रोल पंप वाले हैं सर मनमानी कर रहे हैं और हेलमेट रख के अपना दे दे रहे हैं, सर उनकी पे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इस तरह का इस नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान एक बार फिर से शुरू किया जाएगा और जो कमियां पहले रही हैं उनको दूर किया जाएगा। जैसा आपने बताया, ये चीज़ पुलिस के और प्रशासन के संज्ञान में है। इस तरह की कृत्य जो भी पेट्रोल पंप वाले या जो भी लोग करेंगे उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो FIR भी दर्ज की जाएगी। सर 18 साल की कम उम्र के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं सर, बाइक पे 3-3 4-4 लोग बैठ के चला रहे हैं और पुलिस द्वारा उनको समझाया भी जाता है, इसके बावजूद भी वो लोग इस तरह के कदम उठाते हैं सर। इसमें देखिए, पुलिस को भी अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा जो मीडिया है, जो गार्जियंस हैं, उनको भी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। हम सभी लोग अगर जिम्मेदार होंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आजमगढ़ शहर के पुरानी सब्जी मंडी चौराहे के निकट श्री गणपति स्टेशनरी मार्ट थोक एवं फुटकर विक्रेता का शुभारंभ शहर एवं जनपद वासियों के लिए एक नई सौगात लेकर आया है। शनिवार को श्री गणपति स्टेशनरी मार्ट भव्य उद्घाटन प्रोप्राइटर गणपति मोदी के दादा सीताराम मोदी और जाने माने उद्योगपति संचित रुंगटा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर प्रोप्राइटर गणपति मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि ग्राहकों को सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्टेशनरी का सामान एक ही जगह उपलब्ध कराया जाए। यहाँ हर ग्राहक को भारी डिस्काउंट और वाजिब दरों पर गुणवत्तापूर्ण सामान मिलेगा। दुकान में विद्यार्थियों, संस्थानों, ऑफिसों, दुकानदार भाइयों, स्कूलों और कॉलेजों के लिए स्टेशनरी की पूरी रेंज उपलब्ध है। कॉपियाँ, रजिस्टर, फाइलें, पेन, पेंसिल, ऑफिस स्टेशनरी, प्रोजेक्ट सामग्री, आर्ट और ड्राइंग मटेरियल, फैंसी और पैकिंग आइटम्स और भी बहुत कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यू ईयर पर खास ऑफर भी है, जिसमें भारी डिस्काउंट के साथ न्यू ईयर गिफ्ट स्कीम, इसमें विद्यार्थियों और दुकानदार भाइयों के लिए विशेष उपहार रखे गए हैं। उनको अपनी ज़रूरत का सामान न सिर्फ सस्ते दामों पर मिलेगा बल्कि खरीदारी पर गिफ्ट भी मिलेंगे। दुकानदार भाइयों के लिए थोक में सभी आइटम्स अत्यंत वाजिब दरों पर उपलब्ध रहेंगे ताकि व्यापारिक लाभ और विश्वास दोनों को साथ बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर संजय मोदी, संजय रुंगटा, अमित मोदी, अमितेश विक्रम मोदी और दीपा मोदी सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है गणपति मोदी प्रोप्राइटर का? मेरा नाम गणपति मोदी है। आज आपकी शॉप का उद्घाटन हो रहा है, किस तरह की शॉप है और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? जी, जो हमारी शॉप का आज ओपनिंग हुआ है, इसका नाम श्री गणपति स्टेशनरी मार्ट है और यहाँ पे जितने भी स्टेशनरी के आइटम होते हैं सब बहुत कम दाम में आपको उपलब्ध हो जाएंगे और अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध हो जाएंगे। किस तरह के आइटम होंगे और बच्चों के लिए और थोक और फुटकर दोनों? जी, हम लोग थोक में भी देते हैं, फुटकर में भी देते हैं, लेकिन हमारी एक खासियत है, हम जो फुटकर सामान देंगे वो भी होलसेल रेट में देंगे और इन सब के बाद आप हमारे यहाँ आएंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया सर्विस मिलेगी और हमारी लोकेशन भी बहुत अच्छी है और हमारी फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। ओपनिंग टाइम पे कुछ विशेष ऑफर भी है आपके? जी, हमारे यहाँ विशेष ऑफ़र है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपये की ख़रीद पर स्टील की कटोरी है और 1000 रुपये की ख़रीद पर स्टील का गिलास है और 1500 की ख़रीद पर एक बड़ी स्टील की प्लेट है और एक 2000 की ख़रीद पर एक स्टील की थाली मिल जाएगी। पता क्या है? जी, पता है पुरानी सब्जी मंडी चौराहा, T2 जनरल स्टोर की गली और ट्रांसफार्मर के ठीक पीछे। नए ग्राहकों से, नए लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपसे जुड़ रहे हैं? जी, मैं तो नए ग्राहकों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप एक बार हमारे शॉप पे आइए, आपको हम फैसिलिटीज़ देंगे, आपका हम वेलकम करेंगे, फिर जैसा भी होगा आप देखिएगा, आपको हमारा रेट बढ़िया खुद लगेगा सर। और बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप आइए, विज़िट करिए और आपको जैसा लगे आप हमको फिर फीडबैक दीजिए, हम आपको दोबारा ज़रूर बताएंगे। तो खबर आजमगढ़ से, जहां सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को ग्राम परमेश्वरपुर में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पटेल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके देश निर्माण में योगदान को याद किया। मीडिया द्वारा आजमगढ़ में बीजेपी के महिला सम्मेलन में एक महिला पदाधिकारी के लगाए गए आरोपों पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में राजभर ने कहा कि जो महिला आरोप लगा रही है वही इस पर बता सकती है।
बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट न मिलने पर कुछ लोगों ने टिप्पणी की थी। इसके बाद हमने 53 उम्मीदवारों का पर्चा भरवाया और वर्तमान में 32 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई और सिर्फ प्रचार कर रही है। उन्हें अपने नेताओं की कार्यशैली पर विचार करना चाहिए। सीट बंटवारे पर राजभर ने बताया कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह दिल्ली में वार्ता नहीं कर पाए, यह प्रमुख कारण रहा। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह विदेश जाकर देश की छवि पर सवाल उठाते हैं और अब लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर चुके हैं। क्या कुछ कहना है ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का, आप सुनिए। पहले सर, आज सरदार वल्लभ भाई जी की जयंती थी। आप लगातार आज अतोड़िया विधानसभा में कई जगह पे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल की जयंती में उद्घाटन में पहुंचे हैं, माल्यार्पण की हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात में पैदा हुए, लंदन में पढ़ाई किए, बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके जब देश में आए तो उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी देश की आज़ादी की लड़ाई का बिगुल फूंक चुके थे। तो महात्मा गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गांधी जी के साथ वकालत छोड़ करके वो लग गए। एक किसान आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन में किसान परेशान थे, उसमें सरदार पटेल जी ने भूमिका अदा की और वहाँ विजय हासिल किया। उस विजय के बाद से ही इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई। जब देश आज़ाद हुआ तो 562 रियासतें थी और 562 रियासतों को मिला करके अखंड भारत का निर्माण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। आज उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, आज हम लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, देश में जो छोटे छोटे सूबों में 562 रियासतें थी उसको एक करके एकीकरण किया। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और देशवासियों से, प्रदेशवासियों से कहूँगा कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सबसे ऊपर है। राष्ट्र के लिए सब लोग एक रहें और शेष चीज़ों के लिए भले आपस में लड़ें, लेकिन राष्ट्र के लिए सब लोग एकजुट रहें। कल आपकी सहयोगी पार्टी भाजपा की महिला सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में महिला पदाधिकारी ने पार्टी पर शोषण का आरोप लगाया है। क्या आप इस बात पर सहमत हैं कि भाजपा में महिला पदाधिकारियों का शोषण होता है? अब वही लोग बता सकते हैं भैया, हम क्या बताएं। तो क्या लगता है इस तरीके से खुले मंच में प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में महिला ने आरोप लगाया? अब जो आरोप लगाया उसी से पूछेगा कि क्या हुआ है, वही बता पाएंगे। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है, इसके बावजूद अखिलेश यादव समेत कई नेता बिहार में प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? समाजवादी पार्टी के कुछ लोडर जब एनडीए से हमको सीट नहीं मिली तो बहुत हमारे ऊपर कमेंट कर रहे थे कि उस कमेंट के बाद हमने 53 उम्मीदवार पर वहाँ पर्चा भरवाया। फिलहाल 2 वापस कर लिए, शेष पर्चे खारिज हुए, 32 मैदान में हैं। हमने तो वो साहस दिखाया कि मैदान में हम 32 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और एक सीट पर भी समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाई और जाके प्रचार कर रहे हैं। उन लोडरों को सोचना चाहिए कि हम ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और हमारा नेता क्या कर रहा है, वहाँ जाके खाली जो है वो झुनझुना बजा रहे हैं। क्या कारण है कि भाजपा ने आपको एक सीट नहीं दी, एनडीए ने आपको? कि हमारी तबीयत 21 सितंबर को खराब हो गई, मैं मेदांता में भर्ती था। उसके बाद दिल्ली शीर्ष नेताओं से हमारी वार्ता न होना एक सबसे बड़ा कारण था। राहुल गांधी बिहार चुनाव में पीएम मोदी को व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, क्या ये उचित है? अब पूरे देश पर हमला करते हैं राहुल जी। जब भी विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं तो कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। तो वो तो उनकी आदत बन गई है, उनको कोई सुनता थोड़ा है। 32 सीटें जहां पे आपके प्रत्याशी खड़े हैं, क्या दावे हैं, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे, किस वादे में लड़ेंगे, क्यों, कौन सा मुद्दा रहेगा? 14 सीटों पर त्रिकोणात्मक लड़ाई हमने बना दी है और वहाँ हम लोगों ने जो गरीब, वंचित, शोषित हैं, पहला तो उनको शिक्षा मिले, दूसरा उनको बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन मिले, तीसरा कि उनको रोजगार मिले, चौथा उनको नौकरी मिले। ये इसके लिए हम लोग वहाँ प्रयासरत हैं। सन 52 से अब तक ना प्रजापति को कोई पार्टी टिकट दिया,
न राजभर को दिया, न रजवार को दिया, न राजवंशी को दिया, न पाल को दिया, न कुम्हार को दिया, न लोहार को दिया। ये जातियां सिर्फ वोट देने की मशीन बन करके रह गई थी। अब ये सब लोग लामबंद होकर के छड़ी छाप, वहां नारा चल रहा है चुपचाप छड़ी छाप। क्या बदलाव आने की संभावना है वहां पे कि एनडीए की सरकार? अब देखिए 14 तारीख को जनता मालिक है, 6 को वोटिंग होगी, फिर 11 को होगी, 14 को बक्सा खुलेगा तो फैसला सबके सामने आएगा। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।